गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, और जो कि हमें इस प्रकार से दिया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है वह उन सभी संविदाओं को गवर्न्स करता है जो कि भारत में की जाती हैं। द एक्ट वॉज passed by the British India and is based on the principle of English common law। हमारा जो ये एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वह ब्रिटिश इंडिया द्वारा ब्रिटिश भारत द्वारा पास किया गया था, पारित किया गया था। और ये जो है इंग्लिश कॉमन के सिद्धांतों पर आधारित है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हमारा अधिनियम है वह पूरे भारत पर एप्लीकेबल होता है, लागू होता है, और ये इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य भी शामिल हैं। The act came into effect from 1st September 1872 and applies to the all contracts in India। हमारा ये जो अधिनियम है वह इफेक्ट में जो है 1 सितंबर 1872 से आया है। और ये हमारा ये जो एक्ट है वो उन सभी संविधाओं में यूज होता है जो कि भारत में की जाती हैं। तो इसके साथ साथ अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को जानेंगे और उन्हें याद करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम जो है प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि हमें सेक्शन 2 का सब क्लोज ए में दिया गया है। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग वो जो है वो इस प्रकार है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to abstaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या न करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, ये कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो कि यानी कि ए व्यक्ति है, अगर वह बी व्यक्ति के साथ किसी काम को करने या ना करने के लिए अपनी इच्छा को उसके सामने प्रकट करता है, जिससे कि और उसका जो उद्देश्य होता है उसकी समझ अपनी इच्छाओं को रखने का, उसका ये जो है एक मोटिव होता है कि वह उन इच्छाओं के प्रति अपना जो है एक अपनी एसेंट दे या ना दे, यानी कि वह कुछ काम को करने या ना करने के लिए अपनी इच्छा को उसके प्रति रखता है, जो कि प्रपोजल कहलाता है। और ये जो है हमारा सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, कोई भी संविदा करने के लिए हमें सबसे पहले प्रपोजल की डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी संविदा करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रपोजल करना पड़ता है, जो कि हमें इस एक्ट की सेक्शन 2A में पता चलता है। यानी कि सेक्शन 2A में हम आसानी से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रपोजल की परिभाषा होती है। सेक्शन 2 यानी कि फर्स्ट लेटर है, और फर्स्ट लेटर के लिए यानी कि मतलब जो है अगर कोई भी संविदा हमें करनी है तो उसके लिए हमें प्रपोजल सबसे पहले करना होगा, जो कि सेक्शन 2A में दिया गया है। अब इसी के साथ हम एक्सेप्टेंस की परिभाषा पढ़ेंगे। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise।
person making the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called the promisee. जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाता है और वह व्यक्ति जो वचन देता है वह वचनदाता कहलाता है और जिसको वचन दिया जाता है वह वचन ग्रहीता डेट मीन्स प्रॉमिसी कहलाता है। तो जब माना कि ए व्यक्ति जो है किसी बी व्यक्ति के प्रति अपनी कुछ इच्छाओं को प्रकट करता है, अगर वह दूसरा यानी कि बी व्यक्ति जो है उसकी इच्छाओं को स्वीकार करता है और अपनी स्वीकृति देता है तो वह एक्सेप्टेंस कहलाती है, जो कि हमें सेक्शन 2 का सब क्लोज बी में पता चलता है। और इसी के साथ साथ अब हम इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है वो है एग्रीमेंट, तो जो कि हमें सेक्शन 2 का सब क्लॉज ई में डिफाइन की गई है। तो एग्रीमेंट से ही हमें जैसे कि पता चल रहा है इसमें जो है एग्री, इसमें जो है ई जो वर्ड है इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई साउंड में हो रहा है थोड़ा, तो उसी के ज़रिए हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे एग्रीमेंट इसमें डबल ई आ रहा है तो इसमें भी ई है, तो सेक्शन 2 ई में जो है हमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो व्हाट इज़ एग्रीमेंट, तो हम एग्रीमेंट को अब इस डेफिनेशन के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे और हम इसे याद भी करेंगे। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, तो कोई भी वचन और वचनों का कोई भी समूह फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल उत्पन्न करता है, इज एन एग्रीमेंट, वह एक एग्रीमेंट कहलाता है। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एग्रीमेंट बराबर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जैसे कि अगर कोई भी हमें एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑफ़र देना होगा और प्लस उसके साथ साथ हमें जो हम ऑफ़र दे रहे हैं बी व्यक्ति के लिए और बी व्यक्ति की तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, उसके बाद ही वह एग्रीमेंट डेट मीन्स समझौता या करार कहलाता है। अब हम इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है दी गई है वाइड एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 2 का सब क्लॉज जी में दी गई है, वो कि इस प्रकार है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड, वह करार या संविदा जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती है वह वाइड एग्रीमेंट कहलाता है, शून्य संविदा या शून्य करार कहलाता है। इसके बाद हम जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि हमें सेक्शन का 2H में डिफाइन की गई है, जो कि इस प्रकार है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी करार या संविदा जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होती है वह संविदा कहलाती है। इन सिंपल वर्ड्स हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें सबसे जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एग्रीमेंट होनी चाहिए और साथ साथ उसके जो है एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा होने के लिए सबसे पहले उन दोनों पक्षकारों में एग्रीमेंट समझौता या करार होना चाहिए और साथ ही उनका करार जो है विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, यानी कि करार जो है विधि के अंडर ही करना चाहिए, तभी वह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जा सकता है। इसके बाद हम जो है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि हमें 6 नंबर पर दी गई है। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more the parties thereto but not at the option of the other
और अदर्स। तो जैसा कि हम जो है शून्यकणीय संविदा के लिए पढ़ रहे हैं, तो वह संविदा शून्यकणीय संविदा कहलाती है, जो कि किसी एक पक्षकार के निर्णय पर वैध अथवा शून्य होती है। यानी कि शून्यकणीय जो करार जो है किसी एक पक्षकार की इच्छा पर वैध अथवा शून्य होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जो है ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या सभी समझौते या करार जो है संविदा होती हैं। ये जो है टॉपिक हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। तो आप इसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को संभव हो सके तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।